बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चल सकता है, कायम हो सकता है। कैसे, इस पर मैं पूरी तफसील के साथ आपके साथ बात करूंगा। एंड पे मैंने आपको एक क्लिप दिखाना है यार, वो ज़रूर देखिएगा, बड़ा मेहरबानी। दरमियान कितने एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं मगर एंड पे वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। मेहरबानी कीजिएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आए कि साढ़े नल होया की है और साड़ी नवी नस्ल किधर ਨੂੰ जा रही है। अच्छा, वो बात यह है कि इमरान खान साहब ने कल फरमाया, पेशावर के अंदर जलसा किया, बड़ा जलसा किया, अच्छा जलसा किया। वो अलग बात है कि अली मोहम्मद खान साहब जो है वो नासा की तस्वीर ਜਿਹੜਾ ਨਾ शेयर करी जा रहे हैं, यानी पूरी दुनिया से इमरान खान ही छाया पिया सी। ठीक है, मतलब कोई होता है बंदे को यार उनको मच नहीं रहे, हम तो नशा छड़ दो, मतलब नशे से बाहर आ जाओ। मेरे कहने का मतलब है कि बस कर दो यार। अली मोहम्मद खान साहब आपको पता नहीं कही दिक्कत किहड़े तुहानूं हूर वाले टिक्के लगे जिहड़े जिन्हां दा खुमार ला ही नहीं रहा। ठीक है, जलसा आपका अच्छा था, मैं इस बात को तस्लीम भी करता हूँ, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। पॉलिटिकल सरगर्मियाँ जितनी अच्छी ज़्यादा हों वो अच्छी बात होती है और ये उनका हक है PTI का कि वो जलसे करे। मैं ये समझता हूँ कि बाकियों का भी हक है, जिहड़ा दिल करे जलसे करे, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो किस तरह से आ सकते हैं वो ज़रूर मुय्यर कर लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने रात कहा कि जनाब अदलिया से कि मेरा क्या कसूर था कि आपने रात 12 बजे अदालतें लगा ली, मैंने तो आपकी आज़ादी के लिए जेल काटी हुई है। मैं हैरान हाँ कि भाई तुम केड़ी जेल कटी, जिस जेल का उन्होंने जिक्र किया कि जेल काटी और आज़ादी की बात की है, तो मैं आपको आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। वहीं से एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसकी बुनियाद पर मैंने ये कहा है कि इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। बड़ी सिमिलरिटीज़ हैं सर, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। और ये चीज़ मतलब चले आगे बताता हूँ। मैं सिमिलरिटीज़ पहले बता दूँ। 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है ना उन्होंने अदलिया को काम करने से रोक दिया था। उसका केस चला जनाब। उसी शाम को एक्चुअली 6 बजे करीब, 6:30 बजे करीब एक फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने और इनके जो है ना जो एमरजेंसी नाफिज की थी उसको मानने से इनकार कर दिया। उनका ये इमरजेंसी कोई नहीं। लेकिन चूँकि परवेज़ मुशर्रफ थे, वर्दी में थे, ताकत में थे, उनके पास उन्होंने पीछे पूरा दायरा खलोता सी। पिछले मतलब 1999 से वो हुक्मरान चले आ रहे थे, एक काफली वाले साथ थे ये शेख रशीद साहब। ठीक है, ये जो आजकल इमरान खान के बड़ी बने हुए हैं वो परवेज़ मुशर्रफ की इसी तरह वकालत किया करते थे और परवेज़ मुशर्रफ के लिए इससे ज़्यादा टिड्डों गुस्से नल ऐसा, वो तो उम्र भी ज़रा थी ना, मतलब 51 52 के होंगे, अब वो 71 के हो गए हैं मेरा ख्याल है। इतना कि फ़र्क पड़ गया। तो 20 साल बंदा ढह तो पैंदा, ज़रा लालियाँ बोतियाँ भखदियाँ सन, तो बहुत ज़ोर के साथ जो है ना वो बात किया करते। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान जो है ना परवेज़ मुशर्रफ के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, इस तरह की गुफ्तगू वो किया करते थे। और ये वो दौर था उस वक़्त, लिहाजा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने क्या नाच जो तो बाद हुआ ये कि जनाब वो जब अदलिया बहाल हो गई, आपको याद होगा एक तहरीक चली, नवाज शरीफ साहब ने उसको लीड किया, अदलिया बहाल हो गई। बहाल होने के बाद जनाब ये केस आया और कहा जनाब हमने तो 3 नवंबर को कह दिया था कि ये गैर आईनी इक़दाम है और इन्होंने हमें काम करने से रोक दिया, फंक्शनल अदालतों को डिसफंक्शनल कर दिया और यानी पैरालाइज कर दिया था। याद होगा आपको सारा मामला। उस पर फिर वो चीज़ें जो हैं आगे की तरफ बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो गैर आईनी इक़दाम था, एमरजेंसी नाफज करना भी और अदालतों को काम से रोकना भी, और ये इसको गैर आईनी इक़दाम करार दे दिया। क्योंकि जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का जिन्होंने 3 नवंबर को ही ये फैसला जारी कर दिया था उसको मानने से इनकार कर दिया था, लिहाजा इस इक़दाम को भी गैर आईनी इक़दाम करार दे दिया गया था। अच्छा, अब ये एक वाक़या हो गया। उसके बाद जनाब हुआ ये कि पीपल्स पार्टी का दौर आ गया हुआ था। पीपल्स पार्टी के दौर में सिंध हाई कोर्ट बार और फिर रावलपिंडी हाई कोर्ट बार दोनों हैं वो जनाब मूव कर गई सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा जनाब कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने चूँकि एक गैर आईनी इक़दाम किया था और आप इसको करार दे चुके हैं तो फिर इनके ऊपर ट्रिजन का केस बनता है, बगावत का, गद्दारी का केस बनता है, लिहाजा केस बनाया जाए। अच्छा जी, वो अदालत ने कहा बिल्कुल ठीक है जनाब, बनता है। उन्होंने हुक्म दे दिया फेडरल गवर्नमेंट को कि जनाब ये आप आएँ और बताएं आके कि जनाब आप गद्दारी का मुकदमे की कार्रवाई कब शुरू कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले ने कहा देखो असी
ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮਾਰਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬਾਨੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ कारकुन आपने मार दिए, साढ़े जन्ना साथ साथ कोई नहीं बहू जी। लिहाजा पीपल्स पार्टी जो है ना वो डेविएट करती रही, कभी एक तरीक ले लो, कोई दूसरी तरीक ले लो, वो चीज़ें चलती रही। इस दौरान पीपल्स पार्टी ने अपना टाइम लगा लिया, लेकिन इसका पीपल्स पार्टी को भुगतान देना पड़ा बहुत ज़्यादा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत नूं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अदालत में खड़ा किया होता था। चले खैर वो एक हिस्ट्री है, उसको अलग कर देते हैं, वो बात लंबी हो जाएगी ना। एक्चुअली मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं आपको पॉइंट पे रहूँ सिर्फ। अच्छा, वो उसके बाद आगे जनाब निगरान हुकूमत को बुलाया गया कि जनाब आप ये कब मुकदमा दर्ज कर रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ। तो उन्होंने क्या कि माई बाप देखो माफ़ी दे दिओ, असीं ते आए हैं डंग टपाओ पॉलिसी के उत्ते, सानू साढ़े 2-2.5 महीने ने सानू लंघ लैन दिओ। ये तो कोई वो हुकूमत करे जिन्होंने मतलब है कि मुस्तकिल रहना होगा, इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद कर ले। उन्होंने कहा कोई गल नहीं। अगली आगे जनाब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट। नवाज शरीफ साहब को ये बात ज़हन में रखिएगा कि मियाँ साहब को बहुत शदीद गुस्सा था, रंज था उस गैर आईनी इक़दाम का जो मियाँ साहब के खिलाफ 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। फिर उसमें गुस्से ऐड होते चले गए, यानी परवेज़ मुशर्रफ का पहला कसूर, पहला जुर्म तो ये था कि जनाब उन्होंने 12 अक्टूबर को कू किया था, ये सबसे बड़ा जुर्म था। लेकिन चूँकि इरशाद हसन खान साहब जो अब पता नहीं हैं हयात ही हैं, लेकिन मतलब उनको चीफ जस्टिस थे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे, तो उन्होंने उसको वैलिड करार कर दिया था और कहा था कि भाई ने होर भी दसो आईनी तरमीम करनी जे तो तरमीम भी कर लो, कोई गल नहीं, ये भी उन्होंने कर दिया था। तो 12 अक्टूबर इतने परवेज़ मुशर्रफ फंसदा कोई नहीं सी। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जिस तरह से ट्रीट किया गया था, यानी एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के हाथ सीट पीछे बंद दो, जहाज़ बहा के जनाब 3 घंटे जहाज़ धुप्पे खिलारे रखो, फिर AC भी बंद कर दो, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी हरकतें की। परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, नवाज शरीफ की हुकूमत आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जनाब ये दसो करना की है। तो चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर दाखिला थे। नवाज शरीफ ने कहा बहू जी AFI को वो इंक्वायरी करे थे, मुकदमा बनता तो मुकदमा दे दो। वो जनाब इंक्वायरी हुई, मुकदमा बनता था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लिहाजा मुकदमा दर्ज हो गया और फिर कार्रवाई शुरू हो गई। जो आपको जस्टिस सेठ वकार मरहूम अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, उस अदालत ने फिर एक फ़ैसला दिया था। 3 रुकनी बेंच था और 3 रुकनी बेंच ने स्पेशल बेंच कायम किया गया था इसके लिए, और ये स्पेशल बेंच ही कायम होता है, वो कायम किया गया था। और फिर उसके नतीजे में हुआ ये कि जनाब जो सज़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए तजवीज़ की गई वो बड़ी हॉरिबल सज़ा थी। उस सज़ा के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने 3 रुकनी बेंच का फैसला उड़ा मारा पकड़ के। ये हमारी अदालती तारीख है सर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तारीख है बहरहाल। और ये कब उड़ा मारा, ये इमरान खान का दौरे हुकूमत था और परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से जो वकील पेश हुए थे वो अज़हर सदीक साहब थे, हमारे दोस्त हैं, उनका नज़रिया सोच हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, पर दोस्ती की और चीज़ होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट सोच रखने वाले आदमी हैं, उन्होंने वो किया था। अच्छा, अब वहाँ पर इस मामले का दिफा किसने करना था, इस सज़ा का दिफा करना था वफाकी हुकूमत के जो वकील होते हैं, यानी अटारनी जनरल या डिप्टी अटारनी जनरल। तो डिप्टी अटारनी जनरल जरा सी नाल खलोता कही जा रहा सी जी ये अज़हर सदीक साहब सही कह रहे हैं, अज़हर सदीक साहब सही कह रहे हैं। लिहाजा मतलब है कि वो रल गए ना आपस में, ठीक है। रलन तो बाद जनाब उन्होंने कही सज़ा ख़त्म, गल ख़त्म हो गई। ये एक पूरी की पूरी तारीख है। अब आ जाते हैं 3 अप्रैल 2022 में। 3 अप्रैल 2022 को कासिम सूरी साहब ने एक फ़ैसला दिया, एक रूलिंग दी। डिप्टी स्पीकर साहब जो थे, ये अभी भी हैं वैसे, वो उन्होंने फ़ैसला दिया कि जनाब ये आर्टिकल 5 मैं इन्वोक कर रहा हूँ और ये जो 95(2) है या 95 है तरीक़े अदम एतमाद है, ये चूँकि इस रियासत के बागियों ने पेश की है, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये जनाब गद्दार हैं, ये अमरीका की साजिश का शिकार हैं, लिहाजा भाजी मैं इस गल नूं अलाउ नहीं करता तरीक़ को पेश होने से। इस पर ज़ाहिर है अपोजिशन उस वक्त की आज की हुकूमत वो चलेगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं जनाब 9 तारीख तुम इजलास बुलाओगे और 9 तारीख को इजलास बुलाकर तो आप ये करेंगे। ये सारा काम जो डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा ये गैर ही नहीं है। जो कुछ प्राइम मिनिस्टर ने कहा और उसकी एडवाइस पर अमल करते हुए ये अपना सदर अलवी साहब ने जो कुछ इकदाम किए हैं, यानी असम्बली तोड़ती, निगरान हुकूमत दी खत लिखता, इलेक्शन की तैयारी करने का खत लिखता, ये सारे गैर आईनी इकदाम।
सारे चीज़ों को गैर आइनी करार दे दिया गया। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो सारा मामला है ना, इसमें आप ज़रा नोट कीजिएगा कि गैर आइनी इक़दामात की सज़ा के जो है वो उस पर एक परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो उनको सज़ा हो चुकी, यानी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, अभी भी वो केस पेंडिंग है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब ये लाहौर हाई कोर्ट ने उस सज़ा को ख़त्म किया, उसके ख़िलाफ़ लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके गए हुए हैं, वो अभी तक लगी नहीं है, लेकिन वो अनएंडिंग केस बहरहाल अदालती रिकॉर्ड में मौजूद है। ऐ नहीं गा कि वो केस मुक गया होया, मुक्या कोई नहीं, उत्थे जगह ते मौजूद है। अभी उसका जो है ना, क्या कहना चाहिए, कोई लॉजिकल एंड नहीं हुआ। अच्छा, अब ये गैर आइनी इक़दाम करार दे दिया कासिम सूरी साहब के इक़दाम को, गैर आइनी इक़दाम करार दे दिया इमरान खान के इक़दाम को, गैर आइनी इक़दाम करार दे दिया जो इमरान खान जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे उनकी एडवाइस पर सदर अलवी ने जो इक़दाम किए, यानी असम्बली तोड़ने वाला, फिर जनाब नए इंतखाबात वाला कि वो आर्डर करता इलेक्शन कमीशन में, फिर उसके बाद जनाब निगरान हुकूमत के क्या वाला, वो सारे इक़दाम को गैर आइनी करार देकर फिर उन्होंने कहा ये 3 नवंबर की पोजीशन पे वापस जाएं और दोबारा इजलास करें, कासिम सूरी साहब करें आके या स्पीकर साहब करें आके, और फिर ये जो तरीके अदम-ए-एतमाद है इसकी कार्रवाई को कंप्लीट किया जाए। अब इन्होंने लेतो लाल से काम लेना शुरू कर दिया। ये आपको अच्छी तरह याद है 9 अप्रैल वाले मामले में, अगर मैं दरमियान में कहीं 3 नवंबर साथ साथ कह गया हूँ 9 अप्रैल को, तो मुझे माजरत, मैं उस पर माजरत चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 अप्रैल के सारे इक़दाम को गलत कर दिया और कहा, गलत करार दे दिया और कहा कि ये गैर आइनी है, और फिर हुक्म दिया कि 9 अप्रैल को आपने ये काम करने हैं और जो तरीके अदम-ए-एतमाद है उसकी कार्रवाई को मुकम्मल करना है। अच्छा, इन्होंने फिर 9 अप्रैल में जनाब बहाने पाने शुरू करेंगे, ज़रूर करेंगे, किता कोई नहीं, मुड़ के जनाब स्पीकर साहब ने कहता जी मैं नहीं बैठ सकता, मेरे लोग खुदा हाफिज़ तो मैं जा रहे हैं, और अब आके जनाब वो कार्रवाई करेंगे। जनाब साबक स्पीकर साहब या सादक साहब, फिर उन्होंने वो कार्रवाई को कंप्लीट किया। तो सर जो कसूर है ना इमरान खान साहब, वो आपका गैर आइनी करार दिया जा चुका है। जो काम आपने किया है वो गैर आइनी ऑलरेडी है, ते भाई ना ध्यान करो। तुसी पुछदे पे मेरा क्या कसूर है, ताडे एक नहीं ताडे कई कसूर ने हजूर। आपने गैर आइनी इक़दाम किए हुए हैं जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने किए हुए थे, ठीक है। आपने भी वो इक़दाम तस्लीम नहीं किए, वो भी अहकामात तस्लीम नहीं किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, आपने नहीं किए, स्पीकर साहब ने नहीं किए, आपकी जितनी पार्टी है उसने तस्लीम नहीं किया। आपने उन जजों के ख़िलाफ़, जिन जजेस ने ये फैसला दिया था, जस्टिस उमर अताब बंदयाल समेत 5 जजेस के ख़िलाफ़, जितनी एक गंदी और घटिया कंपेन पीटीआई ने चलाई है और जिस किस्म के सवालात उठाए हैं, ये सारा कुछ आपके खिलाफ एक गैर-आइनी इक़दाम के तौर पर मौजूद है। कसूर तो पाए ने बेताशा ने, ताडे कसूर नहीं, ताडे साबितशुदा जुर्म ने, और जिनकी मैंने बात की है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबितशुदा बात है कि आपने आइन तोड़ा, आपने आइन में गैर आइनी इक़दाम किए। तो अभी तफसीली फैसला आना बाकी है बहू। उस सवाल बोते ना करके ते उन्होंने लिखता कि आपने आइन को सबवर्ट किया है, तो भाई काम होर पासे टुर पेगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ मौजूद हैं। ये भी हो सकता है कि कोई बार कोई वकील उठ के सुप्रीम कोर्ट चला जाए और जनाब कहे कि ये देखे जनाब आपने गैर आइनी इक़दाम करार दिया था ना, इसको ये हुक्म आपका मौजूद है, तो ए भाई ने ये बाज नहीं आ रहा है, फिर उठता कर रहा है और इसकी सज़ा दी जाए, इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ, जो भी पीटी वाले हैं या नून लीग वाले या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कि जनाब नवाज शरीफ ने 1 मिनट लाना जे मुकदमा दर्ज करने के लिए। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान जो है ना वो फौजियां का लाडला ज़रूर सी, फौजी नहीं। एक बात जहन में रखिएगा, परवेज़ मुशर्रफ साहब फौजी थे, उनके पीछे पूरा अदारा था और उसी अदारे ने उनको बाद में रेस्क्यू करवाया। ये बात मैं पले नहीं कह रहा, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने खुद एक इंटरव्यू में की हुई है कि हाँ मेरे जूनियर्स, मेरे अदारे ने मुझे रेस्क्यू करवाया। तो सर ये उनमें और आप में सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है हजूर। आप तो मतलब ब्राह्मण जवड़े ज़रूर होए हो, पर तुसी नहीं ब्राह्मण नहीं असल चेगे, गाल समझो ज़रा, ठीक है। तो ये आपके जो है ना वो पूछ रहे कसूर क्या था, तो भाई ने कसूर मैं दस देना,
अदालत अगर बताएगी ना तो फिर गल किसी होर पासे जाएगी। तो मेरे तो सुन लो और थोड़ा सा एहतियात करें, मेरा ये मशवरा है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सच्ची बात ये है, इमरान खान से 1000 इशूज़ के ऊपर मैं नज़रियाती इख्तलाफात रखता हूँ उनके इक़दामात से, पर मेरे बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं और मेरी अपनी रीज़न्स हैं, उसकी हवाले से लॉजिकल मेरी बातें हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की अपनी रीज़न्स होंगी वो बातें करने की, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इमरान खान साहब जो है ना वो कोई बगावत के केस के अंदर हुए हों, मगर मुझे हालात लग रहे हैं कि वो इस किस्म के जो है ना संगीन गद्दारी या बगावत के मुकदमात का उनको सामना करना पड़ सकता है। ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ। जहाँ तक इमरान खान ने कहा जी मैंने आज़ादी के लिए तहरीक चलाई, बहु जिन्नी की तहरीक तो चलाई ना, वो तस्वीर काफ़ी है। दौड़ लाते ही जुत्ती ला के पायन ने, ठीक है, कंध टप के नस गए सन, फिर फड़े गए, जिसले फड़े गए तो उस तो बाद जिमें डरे, ठीक है। आपको मैं याद दिला दूं, वो एक दफ़ा ये गए थे एक थाने में गिरफ्तार होके, तो आसिफ जरदारी साहब ने रात को बताई ये बात। आसिफ जरदारी साहब ने कहा सारे जेडे ना अपना राज रिहाम हाँ को नहीं गए, कुछ साढ़े कोल भी गए ने, छिपकली आ जाए जनाब तो डर लगना शुरू हो जाता है। एडे तुसी भलवान, एडी तुसी मतलब बड़का मारना हो कि मैं बाइडन को भी निबड़ लाँगा तो मैं फलाने को भी निबड़ लाँगा, ऐनी गुफ्तगू है सर, ना करो। आपकी ज़बान जो है वो आपको इस हाल तक लेके आई है और यही ज़बान आपको मज़ीद तंग करेगी ज़रूर। और जिस ज़बान, इस ज़बान की वजह से अगर आप समझते हैं कि आपको फेम मिल रही है, तो भाई ना वो सुल्तान राय ने भी बड़ी लंबी सी, ठीक है, लेकिन सुल्तान राय अपनी ज़िंदगी में एक इंतहाई नफीस इंसान थे। तो उसी ए फिल्म नहीं चल रही, ये रियल लाइफ है, इसमें सच्ची मुच्ची दे मुकदमे होंगे, इहदी सच्ची मुच्ची दी सज़ावां होंदियां। सच्ची मुच्ची दी सिर्फ छिपकलियां नहीं आंदी, डड्डू भी आंदे ने बहू जी, वहाँ पर जो है ना बिच्छू भी छोड़े जाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। लिहाजा भाइन को खुदा दा खौफ करो। हम नहीं चाहते, मैं कम अज़ कम नहीं चाहता कि इमरान खान अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी जो है वो डयाला जेल में किसी सेल में गुजारें। मेरी यही ख्वाहिश है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जमायमा के साथ और अपने 3 बच्चों के साथ जाके ज़िंदगी को इंजॉय करें, सियासत भी करें पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कह रहा ना करें, लेकिन कोई ज़रा तहजीब और तमीज़ के दायरे में रह करें। इमरान खान की इन्हीं गुफ्तगू का जो अंदाज़ है और जिस तरह से वो जनाब संजय दत्त बन के एनक ला गल्लां करता है, उसके नतीजे में जो नस्ल हमारी अगली तैयार हो रही है, वो एक क्लिप है एक्चुअली जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और उस क्लिप में आप देखेंगे एक नौजवान बच्चा, हार्डली वो मेरे ख्याल को 16-17 साल 18 साल का होगा, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल नहीं होगा, 18-19 साल का ही होगा, वो क्या बातें कर रहा है। और उसके साथ एक वो बंदा भी खड़ा है जो रोटी कमा के खाता है, जो शूद्रों की नस्ल से है, मेरे जैसा है, मतलब ये है कि जो मेहनत कश है। याद रखिएगा, मैं शूद्र और ब्राह्मण जो कहता हूँ वो मैं किसी मतलब उसकी बुनियाद पे नहीं कहता, मैं ये सरमाए की तकसीम के अतबार से ही बात करता हूँ। मेहनत कश तबका जो है ना वो उससे ताल्लुक़ रखता है, वो जो बंदा बार बार बातें कर रहा है। इस क्लिप को ज़रूर देखिए, एंड तक देखिए, बराए मेहरबानी, आपको पता चलेगा कि इमरान खान ने इस सोसाइटी के साथ क्या जुल्म किया है और इमरान खान को लाने वाले जो भी सपोर्टिंग हैंड थे उन्होंने कितना बड़ा जुल्म हमारी सोसाइटी के साथ किया है। ये नस्ल तैयार हो रही है मुस्तकबिल में, अल्लाह हम सब का मुस्तकबिल महफूज करे और इनको भी अकल दे। बहरहाल आप क्लिप देखें और इंजॉय करें, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। कैसा दौर रहा खान साहब का? बहुत बेहतरीन दौर है, बहुत बेहतरीन। अच्छा, ये जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ये वही समझेगी, जो जाहिल लोग हैं वो नहीं समझेंगे। आप समझाएं। अब मेरी बात समझें कि इस्लामोफोबिया का जो काम है वो आज से किसी ने नहीं उठाया, ठीक है। अब अमेरिकन यूनिवर्सिटी से जो इमरान खान पढ़ा हुआ है वो उस अमेरिकन यूनिवर्सिटी का डीन रहा है, एडवाइजर है। डीन रहा है? बिल्कुल डीन रहा है। किस यूनिवर्सिटी का? जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ा है। किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा। ऑक्सफोर्ड का डीन रहा है वो? डीन रहा है। कब? ये अभी मैंने इमरान खान साहब का जो खिताब है वो सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि वो एडवाइजर रहे हैं वहाँ के। हमने कहा है कि डीजल की कीमतें हम कम कर देंगे। मेरी बात कैसा लग रहा है आपको कि मैं नोटों के साथ हूँ? आपने कहा खान साहब डीन रहे, मैंने सवाल किया कब रहे? क्योंकि अब रियलिटी को समझ ही नहीं रहे। जो रियलिटी को समझेगा उसको पता चल जाएगा, अब रियलिटी को नहीं समझ रहे। हाँ। डीजल कम हो गई, मैं कह रहा हूँ। डीजल क्यों पर चला, लोटे क्यों 16-16 करोड़ में बिक गए, मुझे बताएं आप। क्यों बिक गए? क्यों बिक गए हैं मुझे बताएं। महंगाई किस तरह महंगाई मुझे बताएं, किस तरह क्या भाव है, चीनी क्या भाव है, आटा क्या भाव है, बिजली का बिल क्या भाव आता है?